हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अभी तक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, काफी सारे टॉपिक्स भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमें आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है, तो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप देख भी लीजिए जो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो लास्ट लेक्चर में हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे, तो राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ लिया था, क्या है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन भी हमने वहां पर पढ़ा था जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने वहां पर किए थे, ठीक है। आज हमें उससे आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो हमारा टॉपिक रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर राउल्ट्स लॉ को आगे रिवाइज करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। Solubility of a substance is the maximum amount that can be dissolved in given amount of solvent। यानी कि solubility का मतलब क्या है, कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। यानी कि देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, वैसे जैसे हम बात करें पानी में नमक को घोलना, तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है ना, घुलनशीलता है, बिल्कुल है। लेकिन हम उसमें कितना अमाउंट घोल सकते हैं सॉल्ट का उस वाटर सॉल्वेंट में, वही क्या कहलाई जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाई जाएगी। लेकिन कहाँ पर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ठीक है, वही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने इवेपोरेशन की बात की थी, जो हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने यही देखा कि इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन की प्रोसेस जब हो रही होती है, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर था, टेम्परेचर के अलावा अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी थी, विंड था, ठीक है, सरफेस एरिया है, तो ये सभी फैक्टर क्या कर रहे थे, इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे थे। वैसे ही सॉल्युबिलिटी को भी कई सारे फैक्टर हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन भी, ठीक है। तो ये क्या करती है, कुछ फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड फॉलो द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। तो कैसा प्रिंसिपल को फॉलो करती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम, लाइक डिसॉल्व का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन वुड बी सेम। तो उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इंटरैक्शन की, वो भी सेम होगी। और दैट हेल्प्स इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, जिससे सॉल्युबिलिटी में मदद मिलेगी और अच्छे से सॉल्युबिलिटी होगी, ऐसा है, ठीक है। अगला है पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर। नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पोलर वाला सॉल्यूट पोलर वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व है और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व है। जैसे कि पोलर की अगर हम बात करें तो जैसे कि NaCl डिसॉल्व है वाटर में, जैसे नेप्थलीन और एंथ्रासिन डिसॉल्व की जा रही है बेंजीन में, नॉट इन वाटर, वाटर में नहीं, ठीक है। तो क्या क्या फॉलो करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी।
अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट एट गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि अब इसके बाद हम कोई और सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते, तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहते हैं ना कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद नहीं हो सकती पढ़ाई। यानी कि अब हमने पीक लेवल की पढ़ाई कर ली है, इसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते। वैसे ही सॉल्यूशन का भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, कि इसके बाद अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? तब क्या बन जाता है? ये सैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती इसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे, इफ वी ऐड मोर सॉल्यूट इन इट, इट वुड प्रेसिपिटेट आउट। तो इसके क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे अगर हम और सॉल्यूट ऐड करते हैं। क्लियर है? जैसे आप नमक और पानी का एग्जांपल ले सकते हो। तो आपने सॉल्ट और वाटर को डिसॉल्व किया, ठीक है। तो आप सॉल्ट और वाटर को डिसॉल्व करते हैं और आप देखते हैं वो क्या हो गया? अब सैचुरेटेड हो चुका है। लेकिन अब आप क्या करते हैं? उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। अगला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? If the concentration of solute in solution can increase at given set of temperature and pressure, यानी कि जो टेम्परेचर प्रेशर में हम ऐड कर ही रहे थे, उसमें अगर हम और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर हम इसमें और सॉल्यूशन ऐड करते हैं, इट वुड गेट डिसॉल्व एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम इसमें और सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉरी, और सॉल्यूट डालते हैं, तो ये क्या करेगा? कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा सॉल्यूशन की। तो दो हमने यहाँ पर पढ़े, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लो आपके पास दो बीकर है, एक में सैचुरेटेड है और एक में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब क्या होगा? जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जब आप और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो होगा क्या? जब आप और सॉल्यूट ऐड कर रहे होंगे इसमें, तो होगा क्या? जब आप और सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसके क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसीलिए सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये है अनसैचुरेटेड, इसमें हम और सॉल्यूट डालेंगे तो वो क्या होगा? डिसॉल्व होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस इतना ही है कि सैचुरेटेड में और सॉल्यूट नहीं डाल सकते क्योंकि उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं, वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो चलिए, इतना आपको नोट करना है और नोट करना ही करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं, कैसे टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो क्या करता है टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी को? हाँ, करता है, ठीक। कैसे? देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ऑलवेज फॉलो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या फॉलो करता है? हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो क्या फॉलो करता है? ये ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉर द चेंज इन टेम्परेचर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने क्लास 11th में पढ़ा है। इफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय गिविंग हीट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। अगर सॉल्यूशन कैसा है? अगर सॉल्यूशन बन रहा है हीट देकर के, है ना, गिविंग हीट, इसका मतलब है ये कैसा है? एंडोथर्मिक है, हीट दे करके बन रहा है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहाँ पर होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। If the heat is released in formation of solute means dissociation is exothermic। और अगर हीट रिलीज हो रही है, देखो, अगर हीट
दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड को प्रोसीड करेगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि दो चीजें हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो रही है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो रही है। क्लियर है इतना? चलो, तो दोनों चीजें समझ में आ गई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी है और इंक्रीज भी हो रही है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अगर गैस इन लिक्विड की बात होती तो प्रेशर का इफेक्ट होता, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड में इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का, ठीक है। टेम्परेचर का होता है, ये हमने समझ लिया। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज आल्सो समवट अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी जैसे वहां पर हमने देखा था, तो वहां पर क्या हो रहा है, सॉलिड इन लिक्विड हम देख रहे थे, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या देखा था, किसी ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, वैसे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, बट HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसे कि हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होता है स्मॉल एक्सटेंट में, ठीक है, एक्सटेंट में, पानी में, यानी कि बहुत कम मात्रा में डिजोल्व होता है। लेकिन जब HCl की बात करते हैं तो HCl क्या है, हाईली सॉल्युबल है वाटर के साथ। किस वजह से, पोलर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के पोलर नेचर की वजह से। अच्छा, एक बात यह है कि ऑक्सीजन जो है बहुत कम पानी में क्या होती है, डिजोल्व, बहुत कम डिजोल्व हो पाती है पानी में, लेकिन उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑक्सीजन का। होता है या नहीं होता है? होता है। जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी किस पर टिकी हुई है, किस पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है ना। तो वो स्मॉल अमाउंट भी अगर क्या हो रहा है, पानी में डिजोल्व हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, तो इतना तो हमें पता ही था वैसे पहले से। क्लियर है इतना? चलो, अगर प्रेशर की बात करते हैं तो देखो, प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड में तो कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर से ये क्या है, हाईली अफेक्टेड है। एज द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, अगर जो गैस का प्रेशर है सरफेस के ऊपर अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इंक्रीज करता है। यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। द क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। तो ये इक्वेशन देता है कौन, किसने दिया है, हेनरी लॉ ने। तो आगे हम हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है गैस इन लिक्विड में, ठीक है। टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। एज डिसोल्यूशन प्रोसेस involve dynamic equilibrium, it follow Lee-Chatelier's principle. Hence, the solubility of gas in liquid decrease with increase in temperature. तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेनरीज लॉ की। हेनरी का लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in a liquid directly proportional to the partial pressure of the gas, यानी कि solubility of gas directly proportional है partial pressure of the gas के present above the surface of the liquid or solution। ठीक है, अगला, if we consider mole fraction of gas in a solution to measure its solubility, then it can be said that mole fraction of a gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the gas above the liquid or solution। तो हेनरी का लॉ क्या कहता है? कैन बी स्टेटेड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज। देखिए वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। तो हम क्या कह सकते हैं? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन काय। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर ये साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और ये जो कांस्टेंट है बच्चों, इस कांस्टेंट को ही कहा जाता है, ये वाला, ये जो कांस्टेंट है इसे ही कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, है ना, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो ये आ गया। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाते हैं, और यही कांस्टेंट क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आप क्लियर है? तो समझ में आ गया हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इतने नोट कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ डिस्कस करते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज, अलग अलग गैसेस की अलग अलग केएच वैल्यूज होती है एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर। दैट इज केएच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केएच जो है यानी कि हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन लिक्विड। यानी कि केएच की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें केएच की वैल्यू ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और किसी लिक्विड में केएच की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, केएच वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, पर्टिकुलर गैस का जो केएच वैल्यू है वो इंक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच वैल्यू बढ़ेगी, केएच वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो सिंपल सी बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, जो कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, है ना, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है गैसेस पर। इट इंडिकेट दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये क्या दिखाता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैसेस की? डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। ठीक, क्लियर है? इतना इतना समझ में तो आ गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। अब एप्लीकेशन की बात करते कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है हेनरी लॉ। तो कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर दी गई हैं जो हमने कई बार देखी भी है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यानी कि ज्यादा प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? गैसेस की इंक्रीज होती है। ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ने पर हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है, लेकिन प्रेशर बढ़ने पर
सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो CO2 गैस है ये क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में डाली जाती है। जैसे आपने कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक का जब आप उसका जो ढक्कन है ना, उसका जो कैप है, बॉटल का कैप, उसको आप ओपन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहां पर एक की आवाज आती है ना। ये आवाज किस वजह से आती है, गैस की वजह से आती है, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस को क्या किया जाता है, इस लिक्विड में सोडा वाटर में डाला जाता है। ठीक है, और उसको कैप जो है उसे सील कर दिया जाता है। जब उसका कैप हम ओपन करते हैं तो उस करके जो वो गैस है, जो हाई प्रेशर में गैस होती है, वो अपना प्रेशर क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, चलो अच्छा, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। हम कह रहे हैं solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle are sealed under high pressure। तो ये भी एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। ठीक है, दूसरा, द एयर यूज फॉर स्कूबा डाइविंग इज डाइल्यूटेड विद हीलियम टू प्रिवेंट द मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंस। तो बेंस जैसी मेडिकल कंडीशन से बचने के लिए स्कूबा डाइवर जो है क्या यूज करते हैं, स्कूबा डाइविंग इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। किससे डाइल्यूट किया जाता है, He से। क्लियर है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेनरीज लॉ, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन से, कहाँ का ये अप्लाई किया जाता है। क्लियर है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ो। चलिए, क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ। ठीक है, और हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में फिर हमने बात की थी वेपर प्रेशर के बारे में, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है, और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देख ली थी। नेक्स्ट हमने बात की थी कि प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है वेपर प्रेशर के, इस पर ये डिपेंड करती है। फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वेपर प्रेशर को, ये बात डिस्कस हो गई थी। फिर राउल्ट्स लॉ के बारे में बात की थी, और साथ में डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, वो यानी कि वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेपर प्रेशर के, उसके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हो गया था। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देखी थी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सप्रेशन। क्लियर है इतना, ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस पर बेस्ड जहाँ से हमें जिसमें हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना था, कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी काफी इजी क्वेश्चन था बाकी दो क्वेश्चन की तरह। क्लियर है, चलिए तो एक बार आप इसे देखिए। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो इसको हम अपने आने वाले अगले सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।